नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास में तुर्की के आधुनिकीकरण में कमाल पाशा का योगदान के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि भाग द्वितीय होगा। प्रथम भाग में हमने तुर्की के आधुनिकीकरण अर्थात गणतंत्र की स्थापना में कमाल पाशा के योगदान के तहत उसका जीवन परिचय, उसकी उपलब्धियों के विषय में अध्ययन किया था। आज हम तुर्की के आधुनिकीकरण में कमाल पाशा के योगदान का अध्ययन करेंगे। 29 अक्टूबर 1923 को राष्ट्रीय महासभा ने तुर्की को गणतंत्र बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया और मुस्तफा कमाल पाशा को प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। राष्ट्रपति के रूप में कमाल पाशा को विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गए। तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए कमाल पाशा द्वारा किए गए प्रयत्नों अथवा सुधारों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है सुल्तान पद की समाप्ति। तुर्की गणतंत्र का उदय, सुल्तान पद की समाप्ति और तुर्की गणतंत्र का उदय। 1922 में सुल्तान के पद को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय महासभा तुर्की की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था घोषित की गई तथा उसकी अवधि 4 वर्ष रखी गई। यानी कि राष्ट्रीय महासभा तुर्की की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था घोषित की गई और उसकी अवधि 4 वर्ष रखी गई। खलीफा के पद का अंत। 3 मार्च 1924 को महान राष्ट्रीय सभा ने अब्दुल मजीद को खलीफा के पद से हटाने और खलीफा का पद समाप्त करने का निर्णय लिया। अब्दुल मजीद तथा ओटोमन साम्राज्य के संस्थापक अर्थात उस्मानी राजवंश के सभी सदस्यों को तुर्की से निष्कासित कर दिया गया। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। वेशभूषा में सुधार। कमाल पाशा चाहता था कि तुर्की के लोग पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति अपनाएं। अतः 25 नवंबर 1925 को एक कानून द्वारा तुर्की तोपों और पगड़ी को अवैध घोषित कर दिया और उसके स्थान पर तोप के प्रयोग करने का आदेश दिया। ऐसा न करना एक फौजदारी अपराध घोषित किया गया। इस प्रकार कमाल पाशा ने पाश्चात्य वेशभूषा, कोट पैंट, टाई, कमीज, बूट एवं टोप धारण करने पर बल दिया। नेक्स्ट है स्त्रियों की दशा। सामाजिक सुधार के तहत हमने पढ़ा वेशभूषा में सुधार, स्त्रियों की दशा में सुधार। 1925 में कमाल पाशा ने बहुविवाह की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। 1925 में कमाल पाशा ने बहुविवाह की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। तलाक के मामले में पति पत्नी दोनों को समान अधिकार दिए गए। स्त्रियों के पर्दे की प्रथा त्यागने की अपील। स्त्रियों से पर्दे की प्रथा त्यागने की अपील की गई। उन्हें पश्चिमी ढंग की पोशाक पहनने के लिए प्रोत्साहन किया गया। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की गई। शिक्षित स्त्रियों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। 1934 में उन्हें राष्ट्रीय महासभा के निर्वाचन में मतदान करने तथा सदस्य बनने का भी अधिकार दिया गया। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप तुर्की स्त्रियों की दशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा वे देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने लगे। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था में सुधार। 1926 में स्विट्जरलैंड की दीवानी संहिता को टर्की में लागू किया गया। 1926 में स्विट्जरलैंड की दीवानी संहिता को टर्की में लागू किया गया और इटली की दंड संहिता में कुछ संशोधन एवं परिवर्तन करके लागू किया गया। धार्मिक न्यायालय समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट है धार्मिक क्षेत्र में सुधार।
1924 में शेखुल इस्लाम का पद समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर धार्मिक मामलों का एक नया विभाग स्थापित किया गया। 1928 में इस्लाम धर्म को राजधर्म के स्थान से हटा दिया गया। 1928 में इस्लाम धर्म को राज्य धर्म के स्थान से हटा दिया गया तथा तुर्कों की धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। मुस्तफा कमाल ने धार्मिक शिक्षण संस्थाओं तथा पदों को बंद कर दिया तथा मस्जिदों को सरकारी अधिकारों में ले लिया गया। शुक्रवार के स्थान पर रविवार को अवकाश रखा जाने लगा। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। 7 से 16 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में जाना अनिवार्य कर दिया गया। सरकार की ओर से गांवों में प्राथमिक विद्यालय तथा नगरों में माध्यमिक विद्यालय खोले गए। 1928 में अरबी लिपि को समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर रोमन लिपि को अपनाया गया। अनेक स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। व्यापार, कृषि एवं विज्ञान आदि से संबंधित विद्यालय भी खोले गए। विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन को भी प्रोत्साहन दिया गया। कन्याओं की शिक्षाओं पर बल दिया गया। आर्थिक क्षेत्र में सुधार। मुस्तफा कमाल ने शराब, तंबाकू, नमक, पेट्रोल, एल्कोहल, नौ परिवहन, माचिस एवं अस्त्र शस्त्रों से संबंधित उद्योगों पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया तथा उन्हें स्वयं संचालित करने की नीति अपनाई। 1933 में उद्योगों के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसे 1934 से लागू किया गया। इसके फलस्वरूप वस्त्र उद्योग, खनिज उद्योग, शक्कर उद्योग आदि की पर्याप्त उन्नति हुई। 1924 में अंकारा से कायसेरी, सिवाई और समसून तक नई रेलवे लाइनें बनाने का काम आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने कई हजार किलोमीटर लंबी नई सड़कों का भी निर्माण करवाया तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई। इसी प्रकार सरकार ने नौ परिवहन व्यवस्था पर भी अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। व्यापारिक जहाजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई तथा प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया गया। नेक्स्ट है कृषि में सुधार। किसानों को कृषि संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। पश्चिमी देशों से कृषि संबंधी आधुनिक यंत्र मंगवाए गए। कृषि की शिक्षा प्रदान करने के लिए 1935 में उच्च कृषि विश्वविद्यालय खोले गए। तंबाकू के लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। किसानों की सहायता के लिए सहकारी समितियां भी स्थापित की गई। निर्धन किसानों को सरकार की ओर से हल और पशु सहायता के रूप में दिए गए तथा भूमिहीन किसानों को कृषि योग्य भूमि दी गई। सरकार की कृषि नीति के फलस्वरूप गेहूं, तंबाकू, शक्कर और कपास के उत्पादन में तुर्की आत्मनिर्भर हो गया और तुर्की से काफ़ी मात्रा में फल, अंजीर, तंबाकू और कपास का निर्यात किया जाने लगा। नेक्स्ट है अन्य सुधार। कमाल पाशा ने जनवरी 1926 से पाश्चात्य देशों में प्रचलित ग्रेगरी कैलेंडर को अपनाने का निश्चय किया। 1932 से टर्की में माप तोल की मीट्रिक प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया। शुक्रवार के स्थान पर रविवार को साप्ताहिक अवकाश रखने का निश्चय किया गया। कमाल पाशा की सरकार ने कुछ प्रमुख नगरों के नाम भी बदल दिए, जिससे अंगोरा को अंकारा, कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्तांबुल, स्मरणा को इजामिर तथा एड्रियानोपोल को एड्रिने कहा जाने लगा। इस प्रकार हमने तुर्की के एकीकरण या आधुनिकीकरण के तहत कमाल पाशा ने क्या क्या योगदान किया, इसके विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में, तब तुर्की मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था। तो
तो जो खिलाफत आंदोलन था उसके विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई खिलाफत आंदोलन जो अपने भारत में हुआ था उसके अंदर किस तरीके से जो भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। मतलब जो 1914 से 1918 में जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें दो पार्ट बने हुए थे, एक तो मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र की तरफ इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह थे, और धुरी राष्ट्र की तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की था। ठीक है ना। तो वहाँ के जो मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान, वो ब्रिटेन से खफा थे, इसलिए मतलब उन्होंने इनका पक्ष लिया था। भारतीयों के जो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था उसमें उनका सहयोग रहा था, और उन्होंने मतलब वहाँ से जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था